आखिर क्या जरूरत पड़ी कि ज़ेबा कादरी को हिजाब में रहकर चुनावी मैदान में तो आना मैं पड़ा? फख्र महसूस करूंगी कि अगर मुझे हिजाब में रहकर मेयर के जितने भी काम हैं उसमें करने का मुझे मौका मिले, क्योंकि हिजाब हमारे लिए एक बहुत ही नेमत है अल्लाह की तरफ से, और इसमें रहकर ही मैं इंशाल्लाह कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। मैं झारखंड में फिर से एक बार राजनीतिक हलचल मचने वाली है और वजह है नगर निगम और नगर निकाय का चुनाव। जी हाँ, इस बार नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव को लेकर झारखंड प्रदेश में हलचल है और जगह जगह पर अब कई सारे प्रत्याशी अपने नाम की घोषणा और ऐलान कर रहे हैं। इसी संदर्भ में जमशेदपुर के मानगो नगर निगम चुनाव, जिसमें 36 वार्ड निर्धारित है और इन 36 वार्डों के लिए कई सारे वार्ड पार्षद चुनावी मैदान में अपने आप को उतार कर अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो वहीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिसे मेयर और उप मेयर हम कहते हैं, उसके लिए भी कई सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं। पहले ही कई सारे नाम सामने आ चुके हैं। ज़ेबा कादरी का नाम महत्वपूर्ण है और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आज जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बाग़ आयशा के नाम से कई सालों से एक मदरसा भी चला रही थी, लेकिन अब एक नए शक्ल में एक मॉडर्न एजुकेशन के साथ समाज के बीच काम कर रही हैं। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि ज़ेबा कादरी को हिजाब में रहकर चुनावी मैदान में आना पड़ा? सबसे पहले यही सवाल से हम शुरुआत करेंगे और इसका जवाब। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी सरफराज बाबू कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे इज़्ज़त दी। अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और आपने हिजाब में रहकर जो बात कही, तो ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं फ़ख्र महसूस करूंगी कि अगर मुझे हिजाब में रहकर जो है इस बीच मेयर में रहकर और मेयर के जितने भी काम हैं उसमें करने का मुझे मौका मिले, क्योंकि हिजाब हमारे लिए एक बहुत ही नेमत है अल्लाह की तरफ से, और इसमें रहकर ही मैं इंशाल्लाह कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। मेरा नाम ज़ेबा कादरी और जमशेदपुर की मैं बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ और तमाम शहरवासी की बहन भी हूँ। इसलिए मैं राजनीति में कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि शहर की तकलीफ़ों को देखने के बाद मेयर के लिए मैंने मैदान में आने के लिए जो है फैसला अपनी किया। नियत भी की है और फ़ैसला भी किया है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और हमारे शहर के वासियों ने मेरा साथ दिया, तो इंशाल्लाह ताला मैं वादा करती हूँ कि मेयर के पद पर मेरे लिए ताकत नहीं, ज़िम्मेदारी होगी। और आगे इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि मेरा इरादा क्या है और मैं क्या करना चाह रही हूँ और मैंने क्या सोचा है शहर के बारे में, कि जमशेदपुर शहर ख़ास करके मानगो एरिया कैसा हो। जो मेरी एक सोच है, जो मेरी एक फ़िक्र है, जो हमारे वालिद गिरामी अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुल रिज़वान के अंदर भी थी, और वो ये फ़िक्र लिए दुनिया से रुखसत हो गए कि उन्होंने लड़कियों के बीच में कुछ नहीं किया, औरतों के बीच में कुछ नहीं किया, बल्कि हर जगह पूरे वर्ल्ड में उन्होंने जो है मर्दों के लिए किया, लड़कों के लिए किया। शायद वक्त ने उन्हें साथ नहीं दिया या वक्त उनके पास उतना ही था। ये जो तकलीफ़ मैंने अबू की देखी, तो मैंने ये अहद किया था कि इंशाल्लाह मैं औरतों और लड़कियों के बीच में रहकर इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। और यही सोच को लेकर मैंने 2002 में बाग़ आयशा कायम किया और आज अगर यहाँ पहुँची हूँ, तो ये हमारे भाइयों की मोहब्बत है, अल्लाह का शुक्र है और वालिद गिरामी की दुआ भी। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी कुछ करना चाह रही हूँ ताकि मुझे पूरा सपोर्ट भी मिले। और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं और भाइयों का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो इसीलिए मेरी हिम्मत और बढ़ रही है। और आज सरफराज बाबू ने मुझे अपने ऑफिस में मदऊ किया, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन मैडम, जिस तरह से आपने अपने नाम का ऐलान किया है, इसी तरह से कई सारे और नाम हैं। सुधा गुप्ता के नाम की भी चर्चा है। ज़ेबा खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। उस तरफ से अगर हम नीरज सिंह की बात सुनी जा रही है, कही जा रही है, तो बहुत सारे नाम हैं। तो इस बीच में अपने आप को कहाँ दिखती? जो लोग बहुत सालों से राजनीति कर रहे हैं, 25 साल, 30 साल, 10 साल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक नई हैं आप राजनीति में और पहली बार आप राजनीति में आने का ऐलान और चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं, तो लगता नहीं है कि इन लोगों से मुकाबला कठिन होगा, मुश्किल होगा? देखिए, हौसला अगर मेरे पास है और मैं हौसले के साथ अगर मैदान में उतरी हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे सुधा गुप्ता से या ज़ेबा खान से मुझे कोई भी बैर नहीं है। वो अपने अपने जगह अपने सतर से काम कर रही हैं
और मैं अपनी पुरजोर जो है अपने अंदर जो हिम्मत और लगन और ताकत को लेकर जो 2002 से जो मैंने किया है उस ताकत को लेकर जो है मैं मैदान में उतरी हूँ। और इंशाल्लाह कामयाबी कदम ज़रूर चूमेगी। और जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर जमशेदपुर के अंदर ख़ास करके मानगो एरिया में देख रही हूँ, उसको देखने के बाद मुझे यकीन है, बिल्कुल यकीन है कि अगर 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 मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ना मैं किसी से मुझे कोई इख्तलाफ है, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, और मेरा काम ही इंशाल्लाह बोलेगा। आवाम ही मुझे पसंद करेगी और मेरा काम ही बोलेगा। कल कुछ लोगों ने फेसबुक में डाला कि मदरसा चलाने वाली ये नेतागिरी कैसे करेंगी या मेयर के पद पर आकर काम कैसे करेंगी। तो मैं उनको बता दूं कि क्या ऐसा थोड़ी होता है कि भाई अगर कोई मदरसे में कोई पढ़ा रहा है या मदरसे का काम कर रहा है तो वो जो है मेयर नहीं लड़ सकता, ऐसा तो नहीं है। मेरे अंदर भी हौसला है, मैं भी चाहती हूँ कौम की खिदमत करूँ और कौम की खिदमत कर रही हूँ। कल मैं मेयर नहीं थी तो भी, आज अगर मेयर नहीं हूँ तो भी कर रही हूँ, कल भी करूँगी इंशाअल्लाह। हमेशा मैं कौम के लिए खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। नहीं, तो कई सारे लोगों के जहन में ये भी सवाल आ रहा है कि अगर आप कौम की खिदमत कर रही हैं तो क्या आप बाग़ आयशा ट्रस्ट के ज़रिए और जो भी तंजीम है आपकी, तो उसके ज़रिए आप नहीं कर सकते थे? चुनावी मैदान में आना और इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको? इसलिए ज़रूरत पड़ी कि मुझे दिख रहा है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पर डिमना रोड आप चले जाइए, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अक्सर लोग वहाँ पर नशाखोरी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं ना, ड्रग्स ले रहे हैं। यहाँ पर ये सवाल उठता है कि डिमना रोड जैसे इलाकों में खुलेआम नशाखोरी हो रही है ना, उसको कोई मतलब बचाने वाला नहीं है, उसको कोई राह रास्त पर लाने वाला नहीं है। तो मैं, मेरी बात पूरी सुनिएगा, कानून नहीं सिस्टम ही काम करेगी इंशाल्लाह। कानून तो बेचारा हर तरह से मदद करने की कोशिश करता है, उसमें सिस्टम नहीं है। अगर उस कानून में सिस्टम हो जाए तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और मैं यकीन दिलाती हूँ ऐसा होगा। आज हमारे युवा जो हैं बर्बाद हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, हर घर परेशान हाल है। मेयर बनने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि नशा बनने वाले, नशा से बचने वाले जो लोग हैं वो जो है ख़ास करके उस पर कार्रवाई होगी और उसको पुलिस, नगर निगम और सामाजिक संगठनों की संयुक्ता से टीम जोड़ी जाएगी और युवाओं के लिए जो है ट्रांसपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर जैसे रोज़गार बनाए जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से हम उन नशाखोरों को बचा सकते हैं। जाहिर सी बात है जब उनको किसी काम में जो है लगा दिया जाए तो वो नशाखोरी कहाँ से करेंगे? जब उनको कमाई का ज़रिया मिल जाएगा तो वो नशाखोरी क्यों करेंगे? तो इस तरह की सारी चीज़ों को मैंने दिल में रखा है। अगर ऐसा मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी और हर इंसान अपने अपने तरह से बोल रहा है, वक्त आएगा तभी आपको पता चलेगा किसने क्या किया। कहीं ना कहीं पहली प्राथमिकता आपकी यही होगी कि नशा को खत्म जी करना। जी लेकिन अभी जमशेदपुर पुलिस ऑपरेशन प्रहार चला रही है, जी। शायद आपको मालूम होगा, और उसमें जो भी ब्राउन शुगर है, जो पेडलर है, तस्कर है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो क्या आपके मेयर बनने के बाद ही नशा खत्म होगा? अभी भी तो पुलिस काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है, सिस्टम नहीं है उसमें। सिस्टम जिस दिन हो जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम चलें। जैसे मैंने बताया कि हर जगह हम लोग ट्रेनिंग सेंटर खोल देंगे, है ना, ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे और उसमें हम अपने बच्चों का जो है जहन मोटिवेट करेंगे उसकी तरफ कि किस तरह से आपको नशा छोड़ना है। अब जैसे आप सवाल कीजिए कि नशा से नहीं, नशा से नहीं, हुनर से ही जमशेदपुर चलेगा। उसके अंदर हुनर आ जाएगी, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तो यकीनी तौर से नशे का जहाँ सामान मिलता है वो वहाँ मिलेगा ही नहीं, तो लोग नशा कहाँ से करेंगे? उस पर पहले कार्रवाई की जाएगी कि नशे का सामान मिल कहाँ रहा है। तो बेशक पुलिस काम कर रही है, अपने हिसाब से कर रही है। तो अब जैसे आप अस्पताल का मसला ले लीजिए, अक्सर अगर अस्पताल का सवाल आता है तो आप देख लीजिए कि जमशेदपुर में कहीं भी कोई ऐसा अस्पताल है जहाँ पर जो है गरीबों के लिए अलग हो, कुछ अलग से सिस्टम बच्चों के लिए हो। आप देखिए बाहर में मरीज दम तोड़ देता है, कोई सिस्टम नहीं है। मेन पहले, सबसे पहले सिस्टम लाना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए, हर एक प्लेटफॉर्म क्या के लिए। ब्लूप्रिंट है आपके पास? क्या सिस्टम आप तैयार करेंगी जीतने के बाद? सिस्टम देखिए, सबसे पहले तो डेस्क होगा, हर डेस्क पर सिस्टम होगा कि कौन, अगर बच्चा है, बच्चा बीमार है या औरत है, महिलाएं हैं या प्रेग्नेंट है या लेबर रूम का मामला है, किसी तरह के कोई, उसका हर एक प्लेटफॉर्म अलग अलग होगा, उसका सिस्टम होगा। और यहाँ पर हर एक चीज़ पैसे से नहीं तौली जाएगी। जान, सबसे पहले जान, अगर किसी की जान जा रही है
और लोग आजकल क्या होता है कि पहले आप जमा कीजिए पैसा, उसके बाद जो है हम आपको एडमिट लेंगे। ये सारी सिस्टम को ख़त्म करना होगा। पहली इंसानियत है उसकी जान बचाना, है ना। अगर उसकी जान ही चली जाएगी तो पैसा लेके क्या करोगे। और आजकल हर हॉस्पिटल में जो है यही हो रहा है, प्रोफेशनल हो गया है कि पहले पैसा जमा कीजिए, और लोग जहाँ 10 की दवाई है तो उसको 100 दाम लेते हैं, इंजेक्शन अगर 5 रुपए का है तो उसको 100 रुपये लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी सिस्टम को चेंज करना होगा, तब जाके बुराई ख़त्म होगी। अच्छा, मानको की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हाई स्कूल के नाम पर यहाँ कोई ऐसे अच्छे स्कूल नहीं रहे हैं शुरू से। और दूसरी चीज़, यहाँ पर हमेशा ही सड़कों नालियों गंदगी को लेकर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं, चाहे कोई भी विधायक रहा हो, चाहे कांग्रेस का हो भाजपा का हो। आप इन मामलों को किस तरह से देखती हैं? हाई स्कूल एक बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन का एक बड़ा मुद्दा है, सरकारी हाई स्कूल नहीं है। देखिए, हर आजकल किसी भी स्कूल में आप जाइए तो आपको समझ में आएगा कि अंदर का माहौल क्या है। किसी भी स्कूल के मामले में आप जाइए, खास करके सरकारी स्कूल में आप जाइए, तो आपको देखने के बाद खुद घिन आएगी कि किस तरीके से जो है हम बच्चों को खाना दे रहे हैं। अब वहाँ पर झारखंड सरकार तो बेचारी खाना भी दे रही है, अच्छे अंडा है, फैसिलिटी भी दे रही है, पैसे भी दे रही है, सब कुछ की दे रही है। बस वही बात यहीं आती है कि सिस्टम नहीं है, सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम अगर हो जाए तो ऐसा नहीं कि सरकार नहीं दे रही है। अगर हाई स्कूल की बात करते हैं, हाई स्कूल में वही है, वही सारी चीज़ें हैं। एक ही बात आती है कि सिस्टम नहीं है, सिस्टम को लागू करना होगा। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि महिलाओं की सुरक्षा, अगर महिला 11 बजे रात में घर से निकल जाती है तो सुरक्षित नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जगह जगह CCTV कैमरा लगाना होगा, ताकि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें। अगर वो कहीं पढ़ने भी जा रही हैं, ट्यूशन जा रही हैं, 12 बजे रात में भी आएँ, बेखौफ खतर आएँ, उनको किसी तरह का कोई खौफ ना रहे, न डर रहे। ये सारी चीज़ों पर काम होना चाहिए, समझ गए ना। तो तो ये मतलब आप वादा कर रहे हैं कि करेंगी ये सारा काम? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। जहाँ तक गंदगी की बात है, गड्ढे नाली, टूटी नाली, सड़कें, तो वो सारी चीज़ों को जो है लाइन पे लाना। दूसरी बात ये है पेड़ पौधे लगाना। पेड़ पौधे लगाने से कितने बीमारियों का समाधान है, ये तो हर इंसान जानता है। तो ये सारी चीज़ों को देखना, सिस्टम में लाना। मैंने पहले भी कहा आपके इंटरव्यू में कि आज सड़क पर आप घूम लीजिए तो कहीं लगता ही नहीं कि कोई पढ़े लिखे लोग हैं। कोई गाड़ी किसी तरह खड़ा कर देता है, कोई कार किसी तरह खड़ा, मतलब ट्रैफिक बिल्कुल जाम, कोई रूल्स को तोड़ के चला जाता है। तो ये सारी चीज़ों पर कंट्रोल अगर हो गई तो इंशाअल्लाह ताला जमशेदपुर एक दुल्हन की तरह चमकेगा इंशाअल्लाह। मैडम, जिस तरह से 2002 से लगभग बाग़ आयशा की चेयरपर्सन की हैसियत से आप काम कर रही हैं, कई सारी बच्चियां आपकी बाग़ आयशा से निकली और बहुत अच्छी तालीम हासिल की। क्या आखिर ख्याल आया जहन में, कब ये सोचा आपने कि नहीं चुनाव भी लड़ना है? और जो काम आप कर रही थी बहुत बेहतर काम है और हमेशा ही लोग तारीफ़ करते आए हैं आपकी। लेकिन चुनावी मैदान में, और जब कोई सामाजिक आदमी, इस तरह का इंसान पॉलिटिक्स में आने की बात करता है तो लोग तंज करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स को बहुत गंदा लोग समझने लगे हैं। तो क्या आपने नहीं सोचा कि नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करती हूँ, चुनाव लड़ती हूँ, तो मुझे भी इस नज़र से लोग देखेंगे? नहीं, मुझे कभी ये खौफ नहीं रहा, क्योंकि लोग मुझे ऐसे ही जैसे मैं कभी भी किसी भी नेता की अहलिया के साथ, बीवी के साथ गई उनके लिए कैंपेनिंग के लिए, तो ये मेरा सौभाग्य था कि चलिए मैं उनका साथ दे दूं, वो जीत जाए, अच्छा रहेगा, है ना। तो ये कभी, अगर कोई कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी है, तो ये इनकी सोच गंदी है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और सबसे पहले देखिए, मेरे दिल में एक उमंग है, एक कोशिश है कि मैं जो है जैसे हर तरफ हर जगह स्किल डेवलपमेंट का काम करूं, चाहे वो लड़कों में हो चाहे लड़कियों में हो। ये मेरी ख्वाहिश है, खुशी, मुझे खुशी होती है कि अगर मैं किसी लड़कियों के लिए कुछ कर दूं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, खुद कफील बन जाए। तो जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख लीजिए, जैसे कि मशीन की सिलाई हो गई, सिलाई कपड़ा सीख करके वो अपना पेट पाल रही, भीख मांगने से तो बेहतर है। आप हम लोग जाके देखिए, अभी कुछ दिन पहले, अगले साल 2024 की बात कर रही हूँ मैं, हम लोग जो है वहाँ गए थे, बर्मा मेंस गैरेज हाउस नाम है वहाँ पे। आप देखेंगे कि वहाँ पर मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने जाके दोनों को बराबर बराबर कंबल वगैरह भी बांटे और खाना वगैरह भी प्रोवाइड किया। बहुत लोग खुश हुए वहाँ के। हमारे नज़र में हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं, है ना, सब बराबर हैं। तो जब हम लोग बांटे तो वहाँ की मुस्लिम बच्चियाँ जो है, खास करके जुमे के दिन आप देखिएगा कि मस्जिदों में आकर के भीख मांगती हैं। तो उनको देखने के बाद दिल रोता है। उनकी उम्र कितनी है, 15 साल 17 साल, नकाब ओढ़े रहेंगी और भीख मांगेंगी। अब बताइए, ये
कोई भी अगर उसे भीख देता है तो मैं समझती हूँ गलत है, उसे भीख नहीं देना चाहिए, बल्कि उससे पूछिए उसकी तकलीफ क्या है। हम लोगों ने एक एक बच्चे से रोक करके पूछा, बेटा तकलीफ क्या है? तो उन लोगों का यही कहना है कि हमारे अब्बा शराब पीते हैं, हमारे अब्बा जुआ खेलते हैं और हमें भेजते हैं कि जाओ पैसा लेकर के आओ। तो हम लोग मस्जिद में जाते हैं, कितना पैसा ले लेती हो? 100 रुपया 200 रुपया कमा लेते हैं। तो हमें कहने का मतलब ये है कि अगर हम ईमान वाले हैं तो अल्लाह ताला हमसे ये पूछेगा, हर इंसान से पूछेगा कि आपने उस तरफ तवज्जो दी थी कि वो भीख मांगने पर क्यों मजबूर हुई। इसलिए मैं किसी जवान लड़की को भीख नहीं देती हूँ, बल्कि उसकी ज़रूरत का सामान उसको दिला देती हूँ। कपड़े की ज़रूरत है, किताब कॉपी की ज़रूरत है, फिर हम लोग वहाँ जाके स्टॉल भी लगाए, ठीक है ना, किताब कॉपी के स्टॉल लगाए, पढ़ाना चाहे तो। देखिए आज के डेट में सबसे पहला मुद्दा जो है फाइनेंशियल, हम लोग फाइनेंशियल बहुत कमज़ोर है। अगर हमारे पास पैसा होता तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी, हम जगह जगह डेस्क लगाते, औरतों के लिए लड़कियों के लिए उसके सुरक्षा का काम करते। तो अभी भी हमारे पास जितनी भी हमारी औकात है हम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये करते क्या हैं। खुद से आप लोग सारी चीज़ मैनेज करते हैं या सरकार से, गवर्नमेंट से नहीं नहीं, कुछ कोई सरकार से हमें कोई कुछ मदद नहीं फंड्स मिलती है, वगैरह कुछ मिलते नहीं। हैं? हम आपस में हमारी इस्लामी बहनें जो भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो भी 500 हज़ार 2000 3000 औरतें हमारे साथ हैं, हमारा एक ग्रुप है, तो वो भी जो मदद करती है वो एक साथ ले जा करके हम लोग एक नई इमारत की तामीर भी आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब इंशाल्लाह ताला फरवरी से उसमें काम भी लगने वाला है, और वो टीओपी में हमारा, हमने 10 कट्ठा ज़मीन ली है, उसमें जो है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हॉस्टल वहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और कामयाबी के मंजिल पर हैं इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो बेहतर से बेहतर होगा। और बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी अपने भाइयों से, क्योंकि मैं जमशेदपुर की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ और बहन भी हूँ। आप तमाम भाई इस बहन का साथ दीजिए और एक बार मौका दीजिए मुझे, मैं दोबारा मौका नहीं मांगूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये वक्त जो है, आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। तो हमें चाहिए कि अभी से हम जो है बिल्कुल मजबूत हो जाएं, और मजबूत होकर हिंदुस्तान में होने वाली बुराइयों को ख़त्म करें, खात्मा करें, बच्चियों को दीन की तरफ जोड़ें, बच्चियों को दीन से बिल्कुल जोड़ दें। आज एक देखिए, जमशेदपुर में कोई भी एक ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें हम अपनी बच्चियों को दीनी माहौल दे सकें। अगर कोई स्कूल है तो बता दीजिए, छोटे मोटे स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई अच्छा बड़ा स्कूल है जिसमें दीनी तालीम भी होती है, दुनियावी तालीम भी होती है? नहीं है। उस पैटर्न में आप लोग काम करेंगे? बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल करूँगी। और ऐसा हम लोग एक एम ऑफ ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं कि जिसमें हर कौम की बच्चियाँ पढ़ेंगी और खुशी से पढ़ेंगी, इसलिए कि उसमें भी हम बिल्कुल, अमेरिका में जो हमारे भाई रहते हैं डॉक्टर गुलाम दरकानी साहब, उनका सिस्टम, उनका भी स्कूल चलता है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश वही होगी कि उसी के सिस्टम से हम बच्चों को पढ़ाएं। आजकल हर बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, दीन को भुला चुकी हैं, कुरान को भुला चुकी हैं, तो उनको कुरान पढ़ना कौन बताएगा? क्या ज़िंदगी में हमेशा के लिए हम लोग रहने के लिए आए हैं? नहीं, बल्कि हमारी, बस अल्लाह ने हमें कुछ थोड़ी देर के लिए भेजा है, उसमें हमें समझना है कि हम क्या हैं। अगर हम औरत हैं तो हमें किस तरह रहने का अधिकार मिला है, इस्लाम और शरीयत क्या चाहता है। तो इससे जुड़े रहने के साथ साथ मैं काम करना चाहती हूँ, और अगर कोई काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसको कौम के लोगों को चाहिए कि उसका मजबूत सहारा बने और उसको आगे की तरफ बढ़ाए। मुझे राजनीति से कोई लेन देन नहीं है, बस मैं एक मेयर बनकर कौम की खिदमत करना चाहती हूँ, कौम की आवाज़ बनना चाहती हूँ। और अब्बा हुजूर अलैहि रहमत रिज़वा ने जिस तरह से कौम मिल्लत के लिए अपनी जान गंवा दी है पूरे वर्ल्ड में, मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकती, मगर मेरी कोशिश है कि जमशेदपुर में कम से कम कुछ ऐसा कर जाऊँ कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे अच्छे नाम से याद रखें। कब से बाहर निकलेंगी, चुनावी सभा वगैरह होगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द, और काफ़ी मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है भाइयों का, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम लोग एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं, उसके बाद जो है इंशाल्लाह काम शुरू होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मरहूम हज़रत अल्लामा मौलाना अरशदुल क़ादरी साहब की बेटी और जनाब गुलाम ज़रकानी साहब की बहन, जो कि अमेरिका में रहकर ख़िदमत कर रहे हैं और जमशेदपुर में एक बाग़ आयशा एजुकेशनल फाउंडेशन मॉडर्न एजुकेशन के साथ काम कर रही हैं कई सालों से। अब चुनावी मैदान में आकर मेयर पद के लिए दावेदारी कर रही हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बीच में इस फहरिस्त में कई सारे नाम हैं और उन नामों में ज़ेबा क़ादरी का नाम कितना अहम साबित होता है। और जब चुनाव होंगे, चुनावी नतीजे आएंगे, उसके बाद ही हकीकत ये पता चलेगी कि किसकी समाज में कितनी पकड़ है और कौन मेयर की बाजी मारता है।